Hello everyone, welcome to Free UPSC Preparation. As you all know कि एग्रीकल्चर इन इंडिया के ऊपर हम अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि स्टार्ट हो चुकी है और उसमें 4th लेक्चर जो है वो बेस्ड है सीड्स पे. सीड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि सीड्स पे काफ़ी हद तक सीड्स ही डिटरमाइन करता है कि जो आप अदर इनपुट डालने वाले हो, चाहे फिर वो इरिगेशन हो, फर्टिलाइजर हो, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर, राइट. तो हम आज के सेक्शन में बात करेंगे पर्टिकुलर सीड्स के बारे में, सीड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके बारे में. आपने सुना होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के पीछे भी हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड्स थे उनका इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे. और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं उनके बारे में. ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो. अगर आ रहा है तो एक बार जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड शेयर एज मच एज यू कैन. और अगर शेयर नहीं भी कर सकते तो प्लीज़ वीडियो को खुद एंड तक देखो. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, फिर चाहे वो मेंस की बात करें चाहे फिर हम प्री की बात करें. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं सबसे पहले सीड्स के बारे में. और सीड्स में भी क्या है, थोड़ा सा हम सीड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जान लेते हैं. सो सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इनपुट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नो डाउट. in fact it is the most cost efficient means of increasing agricultural production and productivity. We all want to increase the agricultural productivity क्योंकि बहुत सारे कंसर्न है एग्रीकल्चर को लेकर के, और दूसरा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम. तो हम क्या है बाकी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, बट जो एक जेन्युइन और एक सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, दैट इज़ द सीड्स, हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर पा रहे हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू कि इस सेक्टर को हमें थोड़ा सा डेप्थ में जानना होगा एंड देन वी कैन suggest some improvement or some reform. Seeds efficacy of other agricultural input in enhancing productivity and production such as fertilizer, pesticides and irrigation. आप पेस्टिसाइड्स डालते हो, आप फर्टिलाइजर डालते हो, आप इरिगेशन प्रोवाइड कराते हो, मतलब कोई भी अदर इनपुट अगर आप प्रोवाइड कराते हो तो काफ़ी हद तक ये जो है वो डिटरमाइन की जाती है कि सीड्स की क्वालिटी क्या है. सो क्वालिटी ऑफ सीड अकाउंट फॉर 20 to 25% ऑफ प्रोडक्टिविटी. अगर आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो सीड्स मतलब अच्छी क्वालिटी का सीड यूज करके आप 20 से 25% तक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो. सो इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट क्वालिटी सीड्स आर मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स ऑफ द कंट्री. ओके जी, तो ये तो हो गया, इसका गुणगान कर लिया हमने. बात करते हैं द इंडियन सीड्स प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेज द 3 जनरेशन ऑफ सीड्स. 3 आते हैं, ब्रीडर सीड्स, फाउंडेशन सीड्स एंड सर्टिफाइड सीड्स. ब्रीडर सीड्स जो है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो रिसर्च होती है वो ब्रीडर सीड्स में होती है. फाउंडेशन जो वो अभी तक मार्केट में नहीं आते, मतलब उनका कल्टीवेशन होता है बट एक बहुत ही लोकल लेवल पे कोई कंपनी ने मान लीजिए किसी सीड को प्रोक्योर किया है, उसको वो ग्रो कर रही है, दैट इज फाउंडेशन सीड. सर्टिफाइड सीड्स वो सीड्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं फार्मर्स के लिए. अगर फार्मर मान लीजिए वीट ग्रो करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, इन सर्टिफाइड सीड्स को प्रोक्योर कर सकता है और उसकी मदद से वो अच्छी प्रोडक्शन ले सकता है वीट की. देन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, this department is implementing a central sector scheme as development and strengthening of infrastructure facility for production and distribution of quality seeds. बहुत लंबा सा नाम है, बट मैं ये सिर्फ इसीलिए यहाँ पे ऐड किया आपको बताने के लिए कि गवर्नमेंट जो वो पॉलिसी इनिशिएटिव ले रही है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रही है टू इम्प्रूव दिस सेक्टर और टू इंट्रोड्यूस सम इम्प्रूवमेंट इन दिस सेक्टर. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, especially for all the crops in sufficient quantity, that matters the most. ठीक है, एंड जो रिमोट एरियाज के अंदर जो फार्मर्स है ना, उनके लिए भी हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को अवेलेबल करवा पाए. देन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं. अभी जो पॉलिसी है, अभी एट प्रेजेंट जो पॉलिसी है उसके हिसाब से FDI 100% तक परमिट की गई है ऑटोमेटिक रूट में व्हेन इट कम्स टू द सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल. ठीक है, इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है सीड सेक्टर में, एंड देन इंडिजिनस सीड कंपनी भी काफ़ी एनकरेज फील करते हैं, कंपटीशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी भी इम्प्रूव होती हैं. ठीक है,
बात करते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम सीड्स को या प्लांटिंग मटेरियल को। तो बेस्ट सीड क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपने फार्मर्स को इंपोर्ट इज अलाउड। अगर आप सीड मान लो इंपोर्ट करना चाहते हैं देन इट इज अलाउड। और उसके लिए हमने 1988 के अंदर न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट जो है वो अडॉप्ट करी थी। देन इससे पहले सीड एक्ट आता है जिसको हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट सीड एक्ट बेसिकली इंपोर्ट को एक तरीके से बैन करता है। इसके बाद में नई पॉलिसी लाई जाती है आफ्टर अराउंड 20 ईयर्स 1988 के अंदर, और उस पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सीड्स को अलाउ किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। तो क्या हम हर प्रकार की सीड्स को बाहर भेज सकते हैं? नहीं। ऑलमोस्ट आप मोस्ट ऑफ क्रॉप की सीड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। उनमें आता है अनियन, बरसीम, काशू, नक्सवामी का ये एक मेडिसिनल प्लांट आप इसको बोल सकते हो, रबर, पेपर कटिंग, सैंडलवुड, सेफ्रन, नीम, फॉरेस्ट्री स्पीशीज, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं इनको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, बात करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में। सो वी ऑल नो कि ग्रीन रिवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया था वो था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव ब्रॉट अबाउट कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन एग्रो इकोनॉमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल्ड बायो रिवोल्यूशन। ये इंडिया में आए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स विद द ग्रीन रिवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। कैसे? मैक्सिको के अंदर ये चीज सबसे पहले प्रोफेसर नॉर्मन बॉलंग ने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, बट फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ये चीज ध्यान में रखनी होगी आपको। तो प्रोफेसर ने और उनके एसोसिएट्स ने मिलकर के एक नई वेराइटी डेवलप करी वीट की, विच वर अर्ली मैच्योरिंग, हाईली प्रोडक्टिव एंड डिजीज रेजिस्टेंट ड्यूरिंग द मिड 1960s। और उसके बाद में ये जो वैरायटी थी इनको इंपोर्ट करा गया और इंडिया के कुछ सिलेक्टेड रीजन में इनको लगाया गया विद एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। और उसकी मदद से क्या हुआ बेसिकली कि ग्रीन रिवोल्यूशन की हमारे यहाँ शुरुआत होती है। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर जैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया, विद इन अ ईयर इट वाज कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द यील्ड फ्रॉम न्यू वैराइटीज एक्सीडेड 25 to 100% कंपेयर टू द यील्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी। तो आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल वेराइटीज के कंपैरिजन में 25 से 100% तक जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव रहा गवर्नमेंट का। मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सीड सेक्टर, ये ना हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सीड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। याद ना रह पाए तो भी कोई बात नहीं, बट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है जो कि 1963 के अंदर इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ये मिनी रत्ना फर्स्ट कंपनी है, मिनी रत्ना टाइप 1 कंपनी है और कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है, ये तकरीबन 600 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करती है, सर्टिफाइड सीड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देन नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि वाराणसी के अंदर है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, उसके अलावा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। बात करते हैं सीड्स एक्ट 1966 की। और अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया इनिशिएटिव लाने की कोशिश की थी, बेसिकली ड्राफ्ट बिल या सीड्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, बट ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी वो नहीं आगे बढ़ पाया नहीं इसका गवर्नमेंट कंटिन्यू कर पाई। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीड्स अभी जो काम कर रहा है या अभी जो फोर्स में है वो कौन सा एक्ट है और उसके प्रोविजन क्या है, और फिर हम थोड़ा सा ड्राफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। सो सीड एक्ट क्या कहता है? It provides legal framework for seed certification and ensure availability of quality seeds to cultivator. Under this act, seeds rule were notified in 1968. ये एक्ट बना था 1966 के अंदर। और आपको पता है, अगर आपने पबैड पढ़ा है या वैसे भी आपने तैयारी की अच्छे से यूपीएससी के लिए, यू नो कि गवर्नमेंट जो वो एक स्केलेटन फॉर्म के अंदर एक्ट बनाती है, उसके जो रूल्स है वो डिटरमाइन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो सेम इस एक्ट के साथ हुआ। एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया 1966 में और 1968 में रूल्स इसके डिटरमाइन करे गए। ठीक, और उसके बाद में 1969 एक साल बाद में सिस्टमैटिक सीड सर्टिफिकेशन स्टार्ट की गई। इसके साथ ही इस सीड्स एक्ट के थ्रू सेंट्रल सीड्स कमेटी को एस्टैब्लिश करा गया। देन स्टेट में भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं।
स्टेट सीड टेस्टिंग लैब अलॉन्ग विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल सीड लेबोरेटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन के साथ साथ स्टेट लेवल पे टेस्टिंग लैब है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सीड लेबोरेटरी है। And as per the act, there is also a restriction on import and export of seeds of notified varieties। ये चीज मैंने आपको पहले भी कही थी कि कुछ वेराइटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, लेकिन बाद में import of seeds and planting material is governed by new policy on seed development। 1988 के अंदर ये चीज स्टार्ट करेगी एंड देयर आर वेरिड फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर इंपोर्ट ऑन ए केस बाय केस बेसिस। ये भी हमें पता होना चाहिए कि बाद में जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई 1988 के अंदर उस पॉलिसी के अंदर जो है वो इंपोर्ट ऑफ सीड्स को अलाउ करा गया। ठीक है, बात करते हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था सीड्स बिल 2019 इसके बारे में। सो दिस एक्ट प्रपोज्ड टू रिप्लेस or this bill proposed to replace the Seeds Act 1966 and regulate the quality of seeds sold। ये बिल क्या कहता है कि जितनी भी सीड्स की वैरायटी हैं जिनको आप सोल्ड करते हो मार्केट के अंदर, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, all the variety need to be registered and the seeds are required to meet certain prescribed minimum standards। अगर सीड्स को अगर आप सेल करना चाहते हो मार्केट में तो गवर्नमेंट ने कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करा हुआ है, उसको आपने फॉलो करना होगा। The bill empower the government to fix prices of select variety of seeds in case of emergency situation। अगर मान लो emergency situation आ जाती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट सीड्स के प्राइस को डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, एंड देन मान लीजिए कोई फार्मर है, वो अपने ही फार्मलैंड के ऊपर जो क्रॉप ग्रो कर रहा है उसी से वो अपने सीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। सो उन फार्मर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है इस बिल से। The bill exempt a farmer from the requirement of compulsory licensing or compulsory registration। Farmers are allowed to sow, exchange or sell their farm seeds and planting material। ठीक है, फार्मर्स खुद के बीज जो हैं वो बो सकते हैं, देन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उनको सेल भी कर सकते हैं, बट वो एक फार्म जो ब्रांड होता है ना उसके नाम से वो सेल नहीं करेंगे। ओके, तो ये था सीड बिल 2019। अब छोटा सा डिस्कशन है जीएम क्रॉप के बारे में, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका क्योंकि वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट जीएम क्रॉप, इतनी ज़्यादा बार न्यूज़ में रह चुका है। ठीक है, तो WHO के हिसाब से जो जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो ऐसे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका हेरिडिटरी मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल DNA, वो अल्टर किया जाता है इन अ मैनर दैट डज नॉट हैपन नॉर्मली। डीएनए में उसके जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसके अंदर कुछ चेंज किया जाता है, और चेंज ऐसा होता है जो नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मली इन द सेंस कि नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन कई बार क्या होता है केमिकल रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन आ जाता है और ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग में भी कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जानबूझ करके उसके अंदर चेंज कर रहे हो तभी आ रहा है, कई बार ऑटोमेटिकली विद केमिकल रेडिएशन उसकी वजह से भी उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाता है। इवन कंट्रोवर्सी है अभी भी इस चीज को लेकर के कि वी शुड सपोर्ट जीएम क्रॉप्स और नॉट। ठीक है, तो जो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, ही सपोर्टेड द प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम जीएम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो दुनिया से जो भूखमरी है, जो गरीबी है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू इरेडिकेट द हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ड्यू टू प्रोबेबल बायोसेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स अभी तक हम सिर्फ कमर्शियल लेवल पे बीटी कॉटन को ही ग्रो कर पाए हैं। रिसेंटली अदर इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे जीएम मस्टर्ड के ऊपर भी बात चल रही थी, बीटी ब्रिंजल के ऊपर भी बात चल रही थी, बट अभी तक उनको कमर्शियली नहीं लाया गया है। जब लाया जाएगा तो तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीएम क्रॉप से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा इशू आया था, आई गेस अक्टूबर की बात है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, है लास्ट ईयर की ही। उसमें ये था कि महाराष्ट्र से राइस को एक्सपोर्ट किया गया, इंडिया से राइस एक्सपोर्ट किया गया यूरोप में। ठीक है, और वहाँ की एक कंपनी थी जो कि बेकरी प्रोडक्ट बनाती थी, राइस का जो आटा होता है, ठीक है, राइस फ्लोर, उसको यूज करके वो बेकरी प्रोडक्ट बनाती थी। बट बाद में जब टेस्ट किया गया देन उनको पता चला कि इस राइस फ्लोर के अंदर जीएम क्रॉप की कंटामिनेशन है। तो वापस से जितने भी बेकरी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए थे उनको वापस बुलाया गया
ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था, इंडिया से भी सवाल जवाब किए, हालांकि इंडिया ने मना कर दिया, बट बाद में जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि महाराष्ट्र के एक बंदे ने ये सारा काम किया था, मतलब उसने जीएम क्रॉप को भेजा था। ठीक है, तो ये एक इशू था, आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इट्स ए कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, नो डाउट। अब बात करते हैं, और ये लास्ट डिस्कशन है आज का, प्रेजेंट चैलेंज इन सीड सेक्टर। क्या क्या ऐसे चैलेंज है जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं सीड सेक्टर में। द वेरी फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी ऑफ सीड्स अमंग कल्टिवेटर। लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है अबाउट दी सीड्स। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इनएप्रोप्रिएट क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। देन कुछ प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस हैं वो चार्ज करते हैं। देन लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट जीएम क्रॉप्स एंड जीएम सीड्स, हमें अभी भी बहुत सारे लोगों को जीएम क्रॉप के बारे में नहीं पता। सॉरी। अनटाइमली सप्लाई ऑफ सीड्स एंड दैट टू इन इनएडेक्वेट मैनर, सप्लाई भी प्रॉपर नहीं होती और जितनी भी होती है वो काफ़ी इनएडेक्वेट मैनर के अंदर होती है। Then we need some amendment in the Seeds Act 1966, which basically deals with the legal framework for seed certification. तो ये कुछ चैलेंज थे। इसी के साथ हम आज के टॉपिक खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे फर्टिलाइजर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे किस किस टाइप के फर्टिलाइजर हम इंडिया में बनाते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं। तो यू नो कि पोटाश जो है, एनपीके, इसमें पोटाश की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी के साथ सबसे ज़्यादा सब्सिडी यूरिया को दी जाती है, और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैंने आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड किए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर कर सकते हो, शेयर करो, नहीं कर सकते तो खुद ही सारी वीडियोस देखो। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। आई होप आपको अगर पसंद आता है, और अगर पसंद नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या हम सुधार कर सकते हैं। ओके जी, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।